क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। इस देश में कुछ बदल नहीं सकता, सारे राजनेता भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं। इस देश में सिस्टम बदलना चाहिए, पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होता। यह देश तो यूं ही चलेगा। ऐसी तमाम बातें हम रोज आए दिन सुनते रहते हैं और ये तमाम बातें होती हैं, लोगों की निराशा अक्सर इसमें झलकती है। और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि इस देश में कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश कभी सुधर ही नहीं सकता। ऐसी बातें जब हम करते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि बड़े सुधारों के लिए दरअसल आपको बड़े बलिदान करने होते हैं। बड़े सुधारों के लिए आपको बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब कभी भी बदलावों की बात हुई है तो हम अक्सर देखते हैं कि उन बदलावों पर राजनीति शुरू हो जाती है। और यह ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। इंदिरा गांधी ने 60 और 70 के दशक में दो अहम फैसले लिए थे। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया था तो उस वक्त खुद उनकी पार्टी कांग्रेस के भीतर से उनके विरोध में आवाजें उठने लगी थी। जब उन्होंने राजा रजवाड़ों को खत्म किया तब भी उसका विरोध हुआ, उस पर खूब राजनीति हुई। राजीव गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री जब कंप्यूटर लेकर आए तब उसका भी विरोध हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया कि कंप्यूटर आ रहा है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इस तरह से विरोध हुआ। जब मनमोहन सिंह जब देश में नरसिंह राव के नेतृत्व में उन्होंने जब देश में आर्थिक सुधार किए, उसका भी कम्युनिस्ट पार्टियों ने खूब जोरदार विरोध किया। उसके बाद हमने देखा कि साल 2000 में जीएसटी की परिकल्पना की थी उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन जीएसटी को लागू होते होते करीब 17 साल बीत गए, 16-17 साल इसको बीत गए, क्योंकि इन 16-17 सालों में हमने देखा जीएसटी पर बातें कम हुई लेकिन इस पर राजनीति ज्यादा हुई। और आज हम देख रहे हैं जब नोटबंदी की बात हुई, जब देश में काले धन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए बड़े नोट बंद करने का फैसला हुआ, तो उस पर भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी राजनीति शुरू हो गई। क्या देश बड़े सुधारों के लिए तैयार नहीं है? आज हम दो टूक में यही बात करेंगे। आखिर क्या तैयारी की जरूरत है बड़े सुधारों के लिए, और आखिर क्यों हर बार जब बड़े सुधारों की तरफ हम बढ़ते हैं तो पार्टी कोई भी विपक्ष में हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, हम देखते हैं कि उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। भाजपा कांग्रेस क्यों, छोटी छोटी तमाम पार्टियां भी उस पर राजनीति करती हुई नजर आती हैं। दो टूक में आज हम यही सवाल उठाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमारे जो दो बड़े सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे, उन सवालों पर हम नजर डाल लेते हैं। हमारे आज का पहला सवाल जो है, पहला सवाल सीधा सा सवाल है, क्या देश बड़े सुधारों के लिए तैयार नहीं? क्योंकि हम सुधारों की बात करते हैं, सिस्टम बदलने की बात करते हैं, तो क्या देश तैयार नहीं है? क्योंकि इस देश में हम जब सुधारों की बात करते हैं तो देखते हैं कि विरोध बहुत होता है, कई तरह की दिक्कतें आती हैं। हमारा आज का पहला सवाल है। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल है वो ये कि आखिर बड़े सुधारों पर क्यों देश में हर बार शुरू हो जाती है राजनीति? और तीन मेहमान हमारे साथ दो टूक में आज जो जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दूं। सुधांशु त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और मीम अफजल साहब हैं, मीम अफजल साहब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। सुधांशु जी, आपको लगता है देश सुधारों के लिए जल्दी तैयार नहीं होता? मैंने जितने उदाहरण दिए, हर बार जब भी बड़े सुधारों की बात होती है तो उस पर देखते हैं देश में जो है तमाम तरह की राजनीति होती है, विरोध होता है, पार्टियों को अपने भीतर से ही, पार्टियों के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठने लगती हैं। आज तो जो नोटबंदी का फैसला लिया गया उस पर आज हम बड़ा एक ऐतिहासिक रूप से विपक्ष में एकता देख रहे हैं। क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, जो आपने कहा उसमें से मैं सकारात्मक पक्ष लेते हुए कहना चाहूंगा कि यह सच है कि जब जब ये बड़े परिवर्तनों का समय आया तब तब इस पर राजनीति हुई, परंतु देश का प्रबुद्ध जनमानस अंततः उन परिवर्तनों के पक्ष में खड़ा हुआ और देश आगे बढ़ा। और हमें तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम तैयार होने में थोड़ी विलंब भी कर देते हैं तो याद करिए, चाइना ने हमसे 10 साल पहले रिफॉर्म शुरू किए तो इसकी वजह से चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया। जी। अगर वही हमने भी 80 के दशक में शुरू कर दिया होता तो स्थिति भिन्न होती। उसी प्रकार ये नोटबंदी का जो फैसला है, ये भी जैसे आपने कहा ना, सिस्टम बदलने वाली बात है। ये कोई आनंद फानन में लिया गया फैसला नहीं है। याद करिए, हमारी पहली जो कैबिनेट की बैठक थी उसमें हमने काले धन पे एसआईटी बनाई। फिर अगला प्रश्न ये था कि कहां से खाते आएंगे, तो 30 करोड़ जनधन योजना के खाते, जिसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंक्लूसिव स्कीम यानी आर्थिक समावेशी योजना करार दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा काले धन का स्रोत था रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लाया गया। उसके बाद एक मौका दिया गया इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में, ताकि जिन लोगों के पास अघोषित आय है उसको वो एक निश्चित पेनाल्टी देकर वो कर लें। उसके उपरांत यह विषय आया है, यानी व्यवस्था बदलने का जो एक प्रयास है
वो एक व्यवस्थित रूप में किया जा रहा है और जो भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रबुद्ध लोग साथ आते हैं और वो फैसला हो जाता है, लेकिन आपने खुद जैसे चीन का उदाहरण दिया, आपको लगता नहीं इसके कारण जिस तरह से विरोध होता है, जिस तरह की ठीक है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, विरोध होना चाहिए और ये अच्छी बात है, तमाम पक्षों पर अगर पक्ष विपक्ष में बहस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है किसी बड़े बदलाव की ओर जाने में, लेकिन इसके कारण कई बार ऐसा भी लगता है हम बड़े बदलावों की जाने में बहुत देर कर देते हैं शायद। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार इस पे राजनीति इस प्रकार की हो जाती है। इसमें उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा, भाई जीएसटी बिल तो कांग्रेस अपने जमाने में लाई थी और वो स्वयं कहते हैं, फिर आप ही प्रतिपक्ष में आके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो यह बात बहुत तर्कसंगत नहीं लगती है। तो मेरा यह मानना है कि राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में जैसे आर्थिक उदारीकरण का दौर आया था, अन्य कई मौके आए थे 90 के दशक में नरसिम्हा राव सरकार के समय में, उस समय भाजपा ने एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई थी। तो मेरा विचार है कि विपक्ष को भी बृहद राष्ट्रीय उद्देश्य को ध्यान में रखकर अधिक रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाने का प्रयास करना। हाँ, लेकिन जब ये विपक्ष में आप होते हैं तब शायद भूल जाते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मीम अफजल साहब, आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से विरोध में खड़ी है नोटबंदी को लेकर, आज जिस तरह की ऐतिहासिक एकता दिखाई दे रही है, कांग्रेस उन तमाम पार्टियों के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिन पार्टियों के खिलाफ आप लड़ते रहे। ऐसा लग रहा है आज भाजपा बनाम बाकी पार्टियां हो गई हैं और भाजपा कहीं ना कहीं शायद ये संदेश देने की भी सफल हो रही है कि भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम अकेली पार्टियां, बाकी देखिए सबके सब जो है भ्रष्ट और काले धन के साथ जो लोग खड़े हैं उनके साथ खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को स्ट्रैटेजी में अपनी थोड़ी सी जो है परिवर्तन करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी गलतफहमी दूं, कम से कम वैसे तो ये सारे ही चैनल चला रहे हैं कि हम लोग इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में और काले धन की लड़ाई में हम सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। ये कहना बिल्कुल झूठा आरोप है और हमारा कहना सिर्फ ये है कि काले धन के हम भी खिलाफ हैं। आपने जो तरीका इख्तियार किया, आपने एक जुमला कहा था, मैं उसको दोहरा रहा हूँ, आपने कहा बड़े बदलाव के लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। बस यही सारा मसला अटकता है जी। बड़ी तैयारियों की ज़रूरत थी बड़े बदलाव के लिए। और पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं बदलाव, इसमें कोई नया सिस्टम शुरू करने वाले हैं क्या आप? अभी कोई नया सिस्टम शुरू नहीं किया आप सिर्फ जो भ्रष्टाचार है, काला पैसा है, उसको रोकने के लिए आपका एक कदम है। इसमें कोई बड़ा बदलाव की जो बात कर रहे हैं वो कुछ नहीं है। 3 महीने के बाद जब ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपने कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार किया कि ब्लैक मनी जमा ना हो? ये क्यों कहते हैं कि हम सियासत शुरू कर दें? सियासत ही के जरिए से ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, खराबियां भी होती हैं। तो सियासत करना बुरी बात नहीं है, अच्छी सियासत करना अच्छी बात है, बुरी सियासत करना बुरी बात है। जाहिर तौर पे सियासत अच्छी सियासत हो, और अच्छी सियासत ये कि जो देश हित में फैसले हो उस पर राजनीतिक पार्टियां एक साथ दिखाई दें। ये डेमोक्रेसी है, बहस होनी चाहिए। आपने कहा, बिल्कुल मैं सहमत हूं, बहस होनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हूं। और कोई सवाल पूछे तो उसको आप 1 मिनट में देशद्रोही नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात से जो सहमत हूं। ट्रेंड बन गया है, आपसे मैं सहमत हूं, अगर सवाल आप होने चाहिए। टेररिज्म के मुतालिक कोई सवाल पूछ ले तो आप टेररिस्टों के साथ हैं, आप देशद्रोही हैं। अगर कोई ये कहता है कि साहब ये जो आपने किया है इसमें सिस्टम में खराबी की है, आपने कोई तैयारी नहीं की, और मैं अभी आपको उदाहरण दूंगा, आपके पास अगर वक्त होगा मैं बताऊंगा कि इतनी नाकिस तैयारी थी जिसके नतीजे में एक अच्छा काम जो है बुरे काम में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि काम अच्छा है ये नोटबंदी का, लेकिन सरकार की तैयारी अधूरी है, आप ये कहना चाहते हैं। ठीक है, नहीं, कई कांग्रेस के नेताओं ने ये भी कहा कि नोटबंदी का फैसला बड़ा इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, फैसला ही गलत है। कई लोगों ने, मैं उस पर बात पे आऊंगा, लेकिन अवधेश साहब आपसे, आपको लग रहा है आज एक राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला गया, ममता बनर्जी के नेतृत्व में मार्च निकला, और उसमें हमने देखा कि शिवसेना, उमर अब्दुल्ला, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी ऐसी पार्टियां जिनका कहीं पर कोई जो है दिखता नहीं कि कोई भी उनका पेच एक दूसरे से, सुर एक दूसरे से मिलता है, आज सभी खड़ी हैं। आपको लग रहा है इस तरह की एकता जो है वो लोगों के बीच गलत संदेश दे रही है? देखिए, सावन में जो है सूखी नदियों में भी बाढ़ की तरह दिखाई देने लगता है, जल प्लावित होने लगता है। तो हमारे देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी वैसे ही हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न जितना महत्वपूर्ण था कि किसी भी बड़े काम के लिए देश के मानस को बदलने की आवश्यकता होती है, और वो मानस बदलने का काम, भूमिका वो राजनीतिक नेतृत्व को निभाना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे देश का दुर्भाग्य ये रहा है कि नरसिंह राव ने, जिन्होंने कि देश की पूरी अर्थनीति को बदल दिया, और आज उस पर हम खड़े हैं। और मैं तो ये मानता हूं अपने जीवन में कि पंडित नेहरू के बाद अगर उस समय तक देखा जाए तो शायद नरसिंह राव ऐसे प्रधानमंत्री कांग्रेस में हुए जिनके इतना कोई किसी ने काम भी नहीं किया होगा, लेकिन वो बिना देश का मानस बदले हुए ही देश बदल गया। और आज तक, अभी तक उदारवाद को लेकर के देश में एक मानस नहीं बदला जैसे बदला गया है। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले जो मानसिकता काला धन के खिलाफ बनाई थी, एक पूरा वातावरण बना था
चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के नाते कदम तो उन्होंने उठाए हैं। अभी मैंने 8 कदम उनके नोट किए हैं, 8 ऐसे बड़े कदम उठाए हैं और ये कदम 9वें कदम के रूप में आएगा। लेकिन इन कदमों के लिए देश की जनता को जैसे तैयार करना चाहिए, जैसे नोटबंदी में आपने राष्ट्र को संबोधित करके देश को बताया कि हम ये काम करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से धीरे धीरे आपने अगर देश का मानस बनाया होता कि देश को कष्ट सहना है तो स्थिति दूसरी होती। तो वहां पर एक चूक हो रही है जिसको वो बदलने की जरूरत है। जो दूसरी बात, जो दूसरा प्रश्न जो आपका है कि देखिए हमारे देश में राजनीतिक दल की मुख्य भूमिका होती थी, उनके सामने एक विचारधारा, एक आदर्श होता था। जब राजनीति का पूरा विचार, पूरा आदर्श केवल किसी प्रकार चुनाव जीतने और सत्ता में जाने तक सीमित हो जाएगा तो फिर उनको सरकार अच्छा कदम उठा रही है, सरकार के कदम सही है गलत है उसमें विवेक में उनको नहीं जाना है, केवल उनको विरोध करना है। 2 बिंदु आए प्रमुख रूप से, जो मीम अफजल साहब की तरफ से एक उठाया गया और एक अवधेश जी की तरफ से भी उठाया गया। मैं उन दोनों पर सुधांशु जी से जवाब लूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए, मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांवों के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए, अब नहीं तो कब। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं, क्या ये देश बड़े सुधारों के लिए तैयार नहीं है और क्यों ऐसा होता है कि जब भी बड़े सुधार की तरफ देश आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि राजनीति उस पर शुरू हो जाती है। ये दोनों सवाल उठा रहे हैं हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी से, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार और मीम अफजल साहब जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मीम अफजल साहब ने एक बात कही, सुधांशु जी, उनकी बात का एक सार ये था, उन्होंने कहा कि भाई फैसला अच्छा है लेकिन इसके लिए तैयारियां सरकार की पूरी नहीं है। एक बिंदु अवधेश जी ने जो बिंदु उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि लोगों को तैयार मानसिक रूप से जो करने की जरूरत थी शायद वो नहीं हुआ। हम ये मान नहीं सकते कि ये देश मुश्किल की घड़ी में खड़ा ना हो जाए। हमने देखा है
जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था तो लोगों ने एक वक्त की रोटी बंद कर दी थी। जब युद्ध हुआ औरतों ने अपने गहने दे दिए थे। शायद ये मैसेज लोगों तक बार बार जाने की जरूरत है नरेंद्र मोदी के कहने पर 1 लाख लोगों ने जो है सब्सिडी छोड़ी है। बिल्कुल सब्सिडी छोड़ी है। तो जाहिर तौर पर ये बात शायद लोगों को बार बार जानने की जरूरत है कि ये परीक्षा की घड़ी है, लोगों को थोड़ा सा धैर्य बरतना पड़ेगा, लोगों को ज्यादा जो है कष्ट सहने पड़ेंगे। वो मैसेज भी शायद सरकार की। देखिए, जो मीम अफजल साहब ने कहा तैयारी की बात, तो मैं ये कहना चाहूंगा तैयारियों को आप सार्वजनिक रूप से एक सीमा तक ही प्रकट कर सकते हैं, अन्यथा गोपनीयता भंग होने का खतरा होता है। तो गोपनीयता बनाए रखते हुए जो तैयारी की जा सकती थी, सरकार ने उसमें अधिकतम संभव तैयारी की है। अवधेश जी ने जो बात कही मानसिकता की बात, तो अभी इन्होंने स्वयं ही उस बात का उत्तर दे दिया। मानसिक रूप से तो प्रधानमंत्री पहले दिन से तैयार कर रहे थे, चाहे एसआईटी का विषय हो, चाहे प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग एलपीजी छोड़ दें, जो लोग सक्षम लोग, और लोगों ने छोड़ दिया। करेंसी नोटों को अगर आप देखें तो आतंकवादी और विध्वंसक कार्रवाइयों में 100% यही प्रयोग होते हैं। जो भी आतंकवादी जिंदा या मुर्दा बरामद होता था उसके बैग से क्या मिलते थे? यही करेंसी नोट मिलते थे। इसलिए आतंकवाद की आर्थिक रीढ़ पर गहरा आघात पहुंचा है। और अब इसे आप संयोग मानिए हमारे विरोधी या यथार्थ माने कि बताइए, कश्मीर में एग्जाम शुरू हो गए, 95% अटेंडेंस है, बड़गांव में 98% अटेंडेंस है, जो पिछले साल से भी ज्यादा है। अचानक पत्थरबाजियां क्यों बंद हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा दिया जा रहा था, बरगलाया जा रहा था, आर्थिक स्रोत बंद हो गया। पंजाब में जो ड्रग्स करने वाले लोग हैं, नक्सलाइट्स हैं, स्मगलर्स हैं, उन सब के ऊपर भारी आघात पहुंचा। तो इसलिए मैं मानता हूं यह काला धन और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के ऊपर सरकार का एक सुविचारित प्रहार है। अफजल साहब, मैं कुछ कहानियां देख रहा था, अखबारों में बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। एक ऑटो ड्राइवर मैंगलोर में, उसने बाकायदा अपने ऑटो के बाहर एक बैनर लगाया और कहा है कि ये काले धन की लड़ाई है, और जो व्यक्ति बैंक तक जा रहा है वो उसको फ्री में, निःशुल्क जो है उस व्यक्ति को बैंक में छोड़कर आ रहा है। पुणे में 2 छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो जो बैंक की लाइनों में लगे उनको पानी पिला रही हैं। इस तरह की कई सारी स्टोरी। और मैं इस बात के लिए दाद दूंगा कांग्रेस के भी कुछ कार्य, और मैं शायद कहूंगा कि शायद कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता दिल्ली में ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले बैंक की लाइन में खड़े लोगों को पानी पिलाना शुरू किया। बाद में बीजेपी, आर्ट ऑफ लिविंग और ऐसी बहुत सारे लोग हैं अब बैंक में जो लाइनों में खड़े उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं यही अगर विरोध जो है आपका थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव हो जाता कि भाई कैसे इसको दूर करना है, तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता। हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। सुधांशु जी ने कहा भाई आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ाई है, अलगाववाद के खिलाफ भी लड़ाई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई है, तो शायद एक रचनात्मक चीज होती तो अच्छा मैसेज चला जाए। अपोजिशन का काम है कि जो कमियां हो उसकी तरफ इशारा करना, वो हमने किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी सुधांशु जी ने कहा 2 घंटा हमने ज्यादा चलाया। मैं आपको सिर्फ नोटों के बंद होने और पुराने नोटों के हवाले से 1-2 बातें बता दूं। 2000 का नोट लाने की क्या जरूरत थी? नंबर 1, आप अगर 2000 का नोट ला भी रहे थे, अगर आप उसका साइज 1000 के नोट के बराबर रखते और 500 का नोट उसी साइज पर रखकर रंग बदल देते, तो आपके सारे एटीएम पहले दिन से चल रहे होते। ये अकल किसी को क्यों नहीं आई? आपने नोट छोटा क्यों किया? आपने नोट का साइज भी छोटा किया और उसकी क्वांटिटी भी आपने वो बना, और कल शाम तक 500 का नोट मार्केट में नहीं था। आज वित्त मंत्री को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने कहा 2 से 3 हफ्ते लगेंगे इनको साइज में लाने के लिए। ये काम तो पहले दिन हो सकता था। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बद इंतजामी की वजह से जो लोगों को तकलीफ हुई। आपने भी एक उदाहरण दिया, एक रक्षा वाले का जो बेचारा फ्री ले जा रहा है, एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, 25 लोग जो मरे हैं उनके बारे में कुछ जिक्र हुआ? वो बताइए आप मुझे कि अगर शादियां 40,000 शादियां उस रोज थी जिस दिन ये सब काम हुआ, अगले रोज जिनकी शादियां थी उनको क्या तकलीफ उठानी पड़ी? क्या आवाम की असुविधा जो है उसका कोई मायने नहीं है? आपने अगर एक काम आप देश के हित में कर रहे हैं, तो क्या देश के हित में काम करते हुए आप लोगों की मुश्किलात जो आने वाली हैं उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते? क्या इतना विजन नहीं है आपका कि किस किस तरह के लोगों को ज्यादा तकलीफ होने वाली है? सरकार को इस बारे में कुछ गंभीरता जरूर सोचना पड़ेगा। लेकिन बात फिर भी वही है कि बड़े बदलावों की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कष्ट और थोड़ी बहुत इस तरह की जो चीजें हो रही हैं उस पर कम से कम गंदी राजनीति ना हो। राजनीति हो लेकिन गंदी राजनीति ना हो। वो कैसे नहीं हो, बात करेंगे ब्रेक के बाद। KLE Society, 100 years of transforming lives, 254 institutions, 1,25,000 students, 4,000 plus beds, healthcare, 16,000 plus employees, education, healthcare and research. KLE Society, 100 years of transforming lives. रोशनी का सिर्फ एक ही नाम, सूर्य LED। खर्चा कम, चले ज्यादा, घर घर रोशनी का वादा। मम्मी
के पास आधार है और पापा के पास भी, तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। टीचर कह रही थी मेरा भी आधार होना चाहिए और चुटकी का भी। जी हाँ, नवजात शिशु का भी आधार बन सकता है। इसके लिए आधार केंद्र अथवा स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में लगने वाले शिविर में जाएं। ये पूरी तरह से निशुल्क है। मेरे बच्चे की सही शुरुआत, मेरा आधार मेरी पहचान। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर बैग पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। मुझे मिला, मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नोटबंदी के बाद जो बड़े सुधारों की तरफ ऐसा लग रहा है सरकार बढ़ रही है, और क्या उन सुधारों के लिए देश तैयार है? क्या राजनीतिक पार्टियां उस पर आखिर क्यों राजनीति कर रही हैं? बार बार इसी पर हम बात कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि राजनीति हम करेंगे क्योंकि राजनीति तो सरकार की कमियां निकालना उनकी जिम्मेदारी है, और उन्होंने कई कमियां गिनाई भी। सुधांशु जी, हम ये बात मानते हैं कि लोगों को असुविधा हो रही है और जिन लोगों को कष्ट पहुंचा, जिन लोगों की मृत्यु हुई, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदनाएं हैं। परंतु यह बात तो 8 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि कष्ट तो होगा, मगर ये उस प्रकार से है जैसे आपके शरीर में बड़ी भारी बीमारी हो जाए, कैंसर जैसी, तो उसका इलाज ऑपरेशन ही है, और जब ऑपरेशन होगा तो कुछ दिन का कष्ट अवश्य होगा, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि सरकार ने जो भी किया है ये बहुत सोच विचार करके किया है, और इस प्रकार के कार्य में जो भी लोगों को कष्ट हो रहा है वह देश के और उन सब के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है। ममता जी विरोध कर रही हैं शारदा स्कैम, लालू यादव जी चारा घोटाला, मुलायम मायावती दोनों डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केस में, राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड के केस में मुचलके पे चल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये लोग अगर आज ये प्रश्न उठाएं तो इस पर मुझे वही शेर याद आता है, अगर कुछ कष्ट हुआ भी है तो उसके लिए कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ रही होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करें हैं अब चमन की रहनुमाई का। बहुत बहुत मैं आपने जो बात में अवधेश जी इसी से, क्योंकि अगर शायद इस देश में जो राजनेताओं का जो चरित्र हो गया, जिस पर बार बार उंगली उठती थी, और एक राजनेता निकले थे, आज वो भी इस भीड़ में जो है बह गए हैं, और वो भी लग रहा है कि वो भी इस कतार में खड़े हैं कहीं ना कहीं शायद, क्योंकि सबके ऊपर दाग है। तो जब वो दागी नेता इस तरह की बात करते तो लगता है कि भाई शायद मंशा में जो है खोट है, लोगों की परेशानियों से शायद ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि इनके खुद के अपने काले धंधे इतने रहे, गोरख धंधे, क्योंकि आरोप ऐसे लगे कि इस वजह से भी दिक्कत हो रही है कि क्योंकि शायद अगर एक ईमानदार देश में कोई नेता होता है इस तरह का जिसके ऊपर ईमान, जिसमें कोई दाग नहीं होता, अगर वो खड़े होकर बात करता तो लोग शायद उसको गंभीरता से सुनते, लोग कहते हैं हाँ भाई सच बात है, ये जेन्युइन बात कर रहा है। देखिए, भारत की राजनीति इस समय जो है उसमें आपको देखने वाले चेहरों में कितने आदर्श दिखाई पड़ते हैं। पहली बात तो ये होती है, जिनको देख करके हम आप या जनता जो है उदाहरण लेके इसको कहते हैं ये आदर्श और ये जीवन का है। तो इस समय जब चुनाव मैंने कहा महत्वपूर्ण हो जाता है, 5 राज्यों का सामने चुनाव है, उसमें सब लोगों का अपना स्टेक लगा हुआ है, उसमें सरकार अच्छा भी काम करेगी तब भी एक सीमा से ज्यादा ये करने वाले हैं, क्योंकि उसमें फिर इनको ये लगता है कि अगर एक पार्टी कोई अच्छा काम कर रही है उसको समर्थन मिल जाएगा तो हम कहां रहेंगे, तो सोच यहां जा रही है। दूसरा ये है
कि जो चुनाव अपना जिस प्रकार से लड़े जाते हैं, हमारे आपकी हैसियत है चुनाव लड़ने की, वो पैसे कहां से आते हैं? तो सभी पार्टियों को इस निर्णय से सभी पार्टियों को के सामने समस्या ये आई है कि उन्होंने भी जो धन चुनाव के लिए वसूल के रखे होंगे वो 500,000 के नोट में ही रहे होंगे, तो उनका संकट बढ़ गया होगा। ये जो नए हरिश्चंद्र के पुत्र पैदा हुए थे केजरीवाल जी, जो कह रहे हैं कि इस पर दंगे हो जाएंगे, उनको भी पंजाब का चुनाव लड़ना है और अब उनको चंदा किसी से कम नहीं आता था। दिल्ली के चुनाव में क्या खर्चा किया हम बताते हैं। लेकिन मेरी जो चिंता है वो ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी कांग्रेस, जिसको कि एक व्यवहारिक रास्ता अपनाना चाहिए, भले वो आज कम में है लेकिन कांग्रेस के सहानुभूति रखने वाले देश भर में फैले हुए हैं। अगर कांग्रेस अपना उद्धार करती है विचार के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, तो उसका समर्थन आ सकता है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इसमें बड़ा स्कैम है, इसमें स्कैम कैसे हो गया? तो इस सीमा तक विरोध में जाने का क्या औचित्य है? ठीक है, बहुत संक्षेप में आपको लगता है जो बात अवधेश जी, उसी में एक छोटी सी बात जोड़ दो, आपने बात की उसके बाद, कि आपको नहीं लगता अब इस वक्त कांग्रेस से अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा सत्ता में आप रहे और सबसे पुरानी पार्टी आप हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस मौके पर सरकार को कुछ व्यवहारिक सुझाव देते हुए आगे बढ़ें तो शायद एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए, सुझाव तो हमने बहुत दिए हैं और हमेशा दिए हैं, हमसे सुझाव मांगे कब थे इस मौसम में? दूसरी बात है, अवधेश जी ने कहा कि सब पार्टियों के पास आने वाले 5 स्टेट्स के चुनाव, बड़ी अहम बात कही इन्होंने, उसके लिए पैसा होगा और सबके पास 1000-1000, 500-500 के नोट होंगे। अवधेश जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इन 5 चुनाव में नहीं जा रही क्या? बिल्कुल जा रही है। उसके पास कौन सा नोट है? 100-100 के जमा कर रखे हैं क्या? जैसे टेररिज्म के ताल्लुक से बात कही, मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आजकल आ रहे हैं सबसे पहले टेररिज्म की बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अरुण जेटली जी से एक अखबार वाले ने सवाल पूछा उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि टेररिज्म से मुतालिक कितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है, कितनी ब्लैक मनी यहाँ पर है, कितना नकली नोट इस देश के अंदर है, आप उसके पास उसके आंकड़े होने चाहिए, अगर आंकड़े हैं तो देश के सामने रखिए। उन्होंने कहा आंकड़े हैं लेकिन देश के सामने नहीं रखे उन्होंने। क्यों नहीं रखे? इसलिए कि इसका भी आप देखिए, हमारे ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, ये भी सियासत कर रहे हैं, चूंकि जानते हैं टेररिज्म इतना नाजुक मसला है कि इस पर कोई बात ही नहीं कर सकता। आप टेररिज्म के नाम पर जो चाहे कह दें। हो सकता है आंकड़े। अभी मैं आ रहा हूँ। अभी आपने कहा बहुत सारी बात, बहुत सारे इल्जामात आ रहे हैं इसके अंदर, जिसमें एक इल्जाम ये भी है कि सितंबर के महीने में 6 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जमा हो गया बैंकों में। किसका पैसा है? जरा इसकी कुछ छानबीन होगी, कहां से आया अचानक इतना पैसा, कैसे 6 लाख करोड़ आ गया? तो जो हमको शुबा है, जो अभी कहा आपने भी ये सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी में कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये बड़ा स्कैम सामने आएगा, हो सकता है यही स्कैम निकल के सामने आए। चलिए सुधांशु जी, बहुत संक्षेप में आखिरी बात, ये कह रहे हैं भाई स्कैम हो सकता है इसमें। देखिए, इसमें पहले तो बात इसका उत्तर दे दूं, जो इन्होंने कहा कि अगस्त सितंबर के महीने में आए, तो ये एक यथार्थ है। अगस्त सितंबर का महीना वो था जब केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के एरियर्स दिए हैं, जो लगभग पूरे के पूरे बैंक में गए हैं। तो अगर आप एवरेज देखेंगे तो सिर्फ सितंबर अक्टूबर में बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण जो है वो एरियर्स का आना है, इसलिए इस बात को कांग्रेस गलत ढंग से रख रही है। अब दूसरा, मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूं। अब वो 6 लाख करोड़ है, वो कितना है वो आप बताइए, परंतु जो यथार्थ है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला वो मैं बता रहा। स्टैटिस्टिक्स की बात है, जो आपने कहा ना, वो मिल जाएगा। कारण क्या है? गोल्ड रिजर्व के आधार पर सरकार नोट जारी करती है। अब इस करेंसी से जितने वापस आएंगे और जितने नहीं वापस आएंगे, वो अंतर साफ दिख जाएगा। या तो वो फेक करेंसी थी, या वो आतंकवाद, स्मगलिंग, ड्रग्स, इन सब में यूज हो रही थी। तो उतना सरकार के पास सरप्लस हो जाएगा, जो अभी तक नेगेटिव कार्यों में यूज हो रहा था, अब सरकार उसको पॉजिटिव विकास के कार्यों में यूज कर सकेगी। देश ये चाहता है, जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, कि देश कुछ साल पहले तक जिस तरह के भ्रष्टाचार के मामले, बड़े बड़े स्कैम हो रहे थे, देश उससे त्रस्त था और उस वक्त सब लोग सड़कों पर उतरे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक आम आदमी जो है देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो लगातार आवाज उठा रहा था। तो उसके बाद लोग चाह रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, कालेधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। उम्मीद ये करते हैं कि ये जो लोगों की दिक्कतें जो बढ़ी हैं नोटबंदी से, सरकार उन दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी। और जो नोटबंदी के जो अच्छे फैसले, जो ये जो फैसला है, इसके जो अच्छे रिजल्ट हैं, उम्मीद करेंगे कि इसके रिजल्ट जो हैं, इसके नतीजे जो हैं, कुछ समय बाद दिखने लगे, ताकि लोगों को भरोसा हो कि सरकार जो कह रही है, सरकार ने जिस नीयत से कदम उठाया वो दरअसल सही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का दो टूक में शिरकत करने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।